खड़े कर रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो थोड़ा पीछे जा रहे हैं। आप जो 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो समझाइए उनको। देखिए शिवांगी जी, जब भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए सरकार सख्ती से कदम उठाती है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाती है तो सपा सबसे ज्यादा बौखलाती है। क्योंकि सपा कहीं ना कहीं शासनकाल में यही काम करती थी कि भ्रष्टाचार को पनपाती थी, संरक्षण देती थी, उत्तर प्रदेश में दंगा करती थी, विकास केवल अपने परिवार तक करती थी। तो उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है, ये जनता भी जानती है। और इस पीड़ा की ही वजह से जनता को समझ में आया कि जनता के हित में काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है। ये कहते हैं इन्वेस्टर समिट में MOU साइन हुए, कितने धरातल पर उतरे। 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं का काम प्रारंभ हो गया है। कोरोना काल में मैं इन्हें बता दूं 56,000 करोड़ की परियोजनाओं पे विदेशी निवेश हमारे पास आई है कोरोना काल में भी। और जिस तरीके से ये कहते हैं कि रोजगार को लेके, मैं बताती हूँ इनसे कि जब इन्होंने हमें सत्ता दी थी 17% बेरोजगारी था, ये बार बार मैं बताती हूँ, और 4% बेरोजगारी तक, वो भी कोरोना काल का दंश झेलने के बाद भी हमने इतना रोजगार दिया है। और रोजगार देने में आपको मैं बताती हूँ कि 1 करोड़ महिलाओं को सीधा सीधा हमने सेल्फ हेल्प 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाकर उन्हें रोजगार दिया है। 4.5 लाख नौकरियां हमने सरकारी दी हैं। ODOP को अगर देखें तो ODOP से हमने हर जनपद में जिस तरीके से उत्पाद का प्रचार प्रसार करके उससे आर्थिक तौर पे लोगों को हर जनपद में मजबूत किया है। आज करीबन 13,000 से ज्यादा ODOP के प्रोडक्ट उत्पाद हमारे Amazon में लिस्टेड हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। जिस तरीके से हमने आयात को बढ़ाया है, निर्यात को बढ़ाया है, ये भी एक काबिले तारीफ है। अगर आप देखिए फिल्म सिटी से लेके जेवर हवाई अड्डे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की संरचना, तमाम ऐसे कार्य हमने किए हैं। और अगर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजना देखिए तो सबसे पहले आप देखिए जिन किसानों पे ये इतना हाहाकार करते थे, उनका ये गन्ना का भुगतान तक नहीं किया करते थे। इनके और सपा कार्यकाल के जो गन्ना के भुगतान है उससे उसको जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज्यादा भुगतान हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। 5,000 किसान सम्मान योजना तमाम किसानों को दिया है। जबकि चाहे सपा का कार्यकाल देखा जाए, बासपा का या कांग्रेस का भी देश में कार्यकाल देखा जाए, 1 फूटी कौड़ी सम्मान योजना के तहत किसानों को कभी आर्थिक मदद बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के अपनाए इन लोगों ने नहीं दिया। हमने कहीं भी DBT के माध्यम से सारी आर्थिक योजनाओं का संचालन किया है ताकि कोई बिचौलिया बीच में पैसा ना खाए। और इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतरते सफलतापूर्वक इन विपक्षी पार्टियों ने देखा। उसके बावजूद भी स्वांग रखते हैं कि बरगलाया गया। तो जनता इन्हें समझ चुकी है कि किस तरीके से ये बेतहाशा। चलिए शबनम जी, आपने जो आंकड़े सामने रखे हैं, आपने परविंदर सिंह जी की बातों का जवाब दिया। परविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र जी के पास चलती हूँ। वीरेंद्र जी, पिछले 5 साल अगर यूपी सरकार के देखें और इस बार के 5 साल को हम देखें तो तस्वीर ये दिख रही है कि जो खामियां थी 5 सालों में, जो सरकारी दफ्तरों में जो खामियां थी, जो कार्य योजनाओं में खामियां थी, उनको यहाँ पर CM योगी ने समझा है और अब उस पर वर्क किया जा रहा है। तो अभी काम शुरू हुआ है, एक्शन में हमने देखा SSP को DM को कई जगह सस्पेंड भी कर दिया गया। तो 0 टॉलरेंस पर भी काम कर रही है, ये उदाहरण नजीर भी पेश की जा रही है। और उसके बाद ये सिर्फ सवाल खड़ना ही क्या सही होगा? सिर्फ सवाल खड़े करने से क्या अब सच्चाई कुछ भी नहीं यहाँ पर इन विकास के दावों में है सरकार के? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि योगी आदित्यनाथ 2.0 आई है। अगर उसका जो है पहले संस्करण में अगर काम उतना अच्छा नहीं रहता तो जनता में अगर ये संदेश नहीं जाता कि सरकार काम कर रही है, जो उसका संकल्प पत्र था 1.0 में,
अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा था ग्राउंड पे तो शायद चुन के ना आती। बिल्कुल। तो ये भी मानना पड़ेगा। दूसरा एक चीज आप गौर करेंगी कि जो पैंडेमिक हुआ, ग्लोबल पैंडेमिक था, पूरे दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश है उनकी हालत बहुत खराब हुई, आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक तौर पे भी हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, यूपी में 25 करोड़ की जनसंख्या, अगर पूरे पैंडेमिक 2 साल के पैंडेमिक को देखें, उस दौरान भी जिस तरीके का कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसकी चर्चा और जो प्रशंसा ना केवल प्रधानमंत्री मोदी ने बल्कि आपने देखा होगा विश्व स्तर की बहुत सारी एजेंसियों ने इसका जो है पैंडेमिक मैनेजमेंट का जो है उसको जो है सराहा है। तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार ने पहले संस्करण में अच्छा काम किया, दूसरे संस्करण में जब वो चुन के आती है तो उसका और भी रोड मैप है, अपने कामों को और आगे ले जाने की बात है। और उसने शुरू किया है कि जनता में जो परसेप्शन बना हुआ था उसको और कैसे बेहतर करना है, क्योंकि जनता का जो रोजमर्रा में जो सामना होता है वो लोकल लेवल के ऑफिशियल से होता है, चाहे वो तहसील स्तर के हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे विभिन्न बिजली विभाग के हो। तो वहां से सबसे पहला वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उसको पकड़ लिया है, जनता की नब्ज को पकड़ा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और जैसे आपने भी पहले मेंशन किया कि 100 दिन के जो रोड मैप बताया है और कहा भी है कि 100 दिन में हम अपना शायद हो सकता है व्हाइट पेपर लेकर कुछ आए, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी, अभी मतलब 1 महीना आप देखें तो 1 महीना हुआ है नई सरकार को आए, तो वो उस तरफ बढ़ रही है मुझे लगता है। बिल्कुल। और मैं प्रोफेसर AP तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है बार बार सरकार पर, और उसके बाद भी सरकार को जनता चुनती है। अभी हाल ही के 2 चुनावों के नतीजे हमने देख भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और अपनी राजनीति नहीं देखेंगे, ये कहेंगे कि हम सिर्फ CM योगी से जवाब मांगेंगे, बल्कि इनको अगर नजर ही नहीं आएगा कि अधिकारी भी तो टाइट हो रहे हैं, तो वही तो जनता के बीच में जाते हैं उनकी चीजों को पूरा करने के लिए, तो क्या इसको नकार देना, ये भी विपक्ष यहाँ पर इसमें चूक रहा है समझने में इस बात को? शिवांगी जी, मैंने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात की थी। हाँ। अब यहाँ शुरुआत करता हूँ नेगेटिव पॉलिटिक्स। जो प्रतिपक्षी दल हैं उनको इस बात की अनुभूति होनी चाहिए पक्के तौर पर कि जहाँ तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, जहाँ कानून व्यवस्था का संबंध है या अभिशासन का संबंध है, गवर्नेंस का संबंध है, विगत 5 वर्षों में सुधार हुआ है। हम सभी जानते हैं इस बात को, इसमें कोई नई बात नहीं रख रहा हूं, लेकिन दोहरा रहा हूं कि पूंजी निवेश के लिए एक परिवेश की आवश्यकता होती है, एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। वो एक परिवेश बना है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो पूंजी निवेशक, विशेष रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूंजी निवेशक हुआ करता था, वो महाराष्ट्र में जाकर पूंजी निवेश करता था, उद्यम चलाता था, यूपी में उद्यम लगाने से हिचकिचाता था, क्योंकि बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति पतली रही है, कह सकते हैं दुरुस्त नहीं रही है, उसके चलते वो पूरी तरह से संकोच में होता था, बल्कि घबराता था, कह सकते हैं। हिंदी का एक शब्द है घबराता था। तो ये वो दूर हुआ। एक फियर साइकोसिस जो था उसको तोड़ने में योगी सरकार सफल रही है और पूंजी निवेश आकर्षित हो रहा है। टारगेट की बात हो रही है, क्योंकि चर्चा में एक बात आई है, किसी मित्र ने कहा है, तो पूंजी निवेश कितना हुआ ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो धनराशि है उससे अधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा है। हाँ। एक और बात महत्वपूर्ण है, मैं तुलनात्मक रूप में जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तौर पर रखना चाहूंगा। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करे तो उसकी ग्रोथ रेट डबल डिजिटल होनी चाहिए। क्या डबल डिजिटल ग्रोथ रेट हासिल की राजीव एरा में हासिल हुई? नहीं हुई। गरीबी की स्थिति वही रही जो 6वीं योजना की शुरुआत में थी, बावजूद इसके कि गरीबी पर सीधे हमला बोला गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं या उपलब्धियां हैं जिनको हम तुलनात्मक रूप में लेना होगा। फेलियर्स होते हैं, अचीवमेंट्स ऑप्टिमली हो सकता है, अचीवेबल ना हो, इष्टतम रूप में उन्हें पाया ना जा सके, लेकिन दिशा क्या है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक थ्योरी है जिसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन। अगर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो सब ऑप्टिमाइजेशन है वो भी ऑप्टिमाइजेशन की ओर ले जाएगा। मैं समझता हूं इसमें 5 साल में जो काम हुआ है वो इसी दिशा में हुआ है। और प्रकारांतर में जो एक अभिदृष्टि है
एक जो विजन है वो चीजों को दुरुस्त करने का है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं, आज आपके सम्मानित चैनल पर दोबारा रख रहा हूं उस बात को कि सुशासन की 3 अहम कड़ियां हैं। जवाबदेही हो, हाँ। जैसे बात उठ रही है ना चर्चा में कि क्यों कार्यालय से समय पर आए, फाइलें क्यों 3 दिन में निपटे। जवाबदेही हो, निर्णय लेने में पारदर्शिता हो, और यदि ये दोनों बातें लागू होती हैं तो उसकी तीसरी अहम कड़ी है मितव्ययिता होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा है कि बजट को भी संतुलित रखना पड़ेगा। हाँ। हालांकि फंड्स की कमी नहीं है। यह संयोग ही है कि आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं इस विषय को लेकर, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को लेकर। डॉक्टर आंबेडकर की आज जयंती है। वो संतुलित बजट के पक्षधर थे, वो बैलेंस बजट के पक्षधर थे, लेकिन अनुत्पादक व्यय पर लगाम लगे, उसको हतोत्साहित किया जाए, उत्पादक व्यय को बढ़ाया जाए, ये उनकी अभिलाषा थी। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी कह सकते हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी उत्तर प्रदेश की। जैसा वीरे जी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी एक श्रद्धांजलि अर्पित करेगी अगर इसके लिए प्रतिबद्ध रहे उत्तर प्रदेश कि हम समय से परियोजनाओं को पूरा करेंगे, ढींगा मुश्ती का चोला उतार फेंकेंगे, आलस्य और प्रमाद से काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे उत्साह और तन्मयता के साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल परवीन, बढ़ते बढ़ते लक्ष्यों को यहाँ पर पा पाते हैं और दिशा तय कर दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बस उन्हें पाना है, और जिसके लिए वो कह रहे हैं हम काम कर रहे निरंतर। शिवानी जी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, सब वक्ताओं ने अपनी बात की, मैंने बहुत ध्यान से सुना, मेरी बात को भी बहुत ध्यान से सुना जाए। अगर आपकी योजनाएं जो थी बहुत अच्छी थी, तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते अपने प्रचार के अंदर? आप जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? और कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट सरकार के द्वारा हुआ, देखिए सरकार 1 जनवरी 2015 को हमारे देश, उससे पहले हमारे देश के अंदर एक योजना आयोग हुआ करता था। आप मिडिल ईस्ट कितनी भी कंट्रीज में चले जाएं, वहां योजना आयोग आज भी काम कर रहा है, उस जैसी संस्था। पहले तो सरकार ने उस संस्था को ही बंद करने का काम किया, ठीक। दूसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतना बड़ा है, जो आपके आंकड़े कहते हैं, आप देखिए ना, जो सरकार का मिसमैनेजमेंट। परविंदर जी का संपर्क टूट रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन शबनम जी उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया जीएसटी का और रोजगार को लेकर। वो यहाँ पर आपसे सवाल कर रहे थे। जीएसटी कलेक्शन की बात देखिए बार बार विपक्ष उठाता रहा है, हालांकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ये सभी जानते हैं इस बार, उसके बाद भी सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। और रोजगार जिस पर आप काम करने के लिए कह रहे हैं, रोजगार का मुद्दा भी यहाँ पे परविंदर जी उठा रहे हैं, तो इन मुद्दों का जवाब अब जरा आंकड़ों के साथ रखिए उनके सामने। देखिए शिवानी जी, आप मुझे टाइम दीजिए बोलने का, आप मुझे पूरा समय नहीं। परविंदर जी, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, लेकिन आपकी आवाज आप हमें लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है नेटवर्क इशू में। आऊंगी मैं वापस। शिवानी जी देखिए प्लीज गिव मी सम टाइम। जब आप सबको 2 मिनट दे रही हैं तो मुझे भी 2 मिनट दीजिए। नोटबंदी की बात रखी जनता के सामने, जनता ने आपको जवाब दिया, हम जवाब देते हैं तो आप नकार देते हैं। परविंदर जी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, लेकिन नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद आपको लग रहा होगा। आपके जो 2 सवाल थे, मैंने उन सवालों को पहुंचाया भी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। चुनाव ही रह गई है देश में। शबनम जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। आज हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां आपकी पॉलिसी गलत है। अब 1 ट्रिलियन जो आपने योगी जी ने कल कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे 1 ट्रिलियन लेके जाना है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो आप घुमा फिरा के सारी चीजों को जो है मतलब चुनाव पे क्यों ले आती हैं? ठीक है, जनता ने आपको मैंडेट दिया, आप चुनाव के अंदर है, लेकिन जहां मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी जितनी योजना है अगर वो इतनी ही सफल है तो आप उसका इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप बार बार कहते हैं हमने देखिए योगी जी की तो कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हम मंदिर बनाएंगे तो आप नारा देते थे, तारीख योगी जी की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए अधिकारी उनको जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं,
और अधिकारी तो ऐसा नेता चाहते हैं कि जो कुछ सोचता नहीं है। अगर एक परिवार विशेष के लिए इच्छा शक्ति दिखाते हुए लोग दिखते हैं, नेता दिखते हैं, तो आपको वो इच्छा शक्ति दिखती है, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए, परिवार पे शबनम जी मेरी बात सुनिए कि अमित शाह जी का बेटा जो है बीसीसीआई का सचिव है, यही उत्तर प्रदेश में है, जिसमें स्टार्टअप ये कौन सा राष्ट्रवाद है, आप मुझे बताइए। कार्यकाल से हमारे कार्यकाल में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा जो है बीसीसीआई का सचिव है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, प्लीज बताएं मुझे। को बैंकिंग आप मुझे पहले ये बताएं कि अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, प्लीज बताने की कृपा करें। परियोजनाओं को पूरी राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह नोएडा से विधायक है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, मुझे बताने की कृपा करें। पूरा किया तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आप मुझे नहीं, पहले आप परिवारवाद पे हम बात करेंगे। अमित शाह जी का बेटा जो है बीसीसीआई का सचिव है, जिसने कभी प्लास्टिक की बॉल नहीं फेंकी, वो आज क्रिकेट जो है हमारी संस्था उसका सचिव है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कृपा कर बताने की कृपा करें। मैं डिस्कस सब बात में करूंगा, पहले परिवारवाद पे आज बात करेंगे। अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गरीब की मदद कितनी हुई कोरोना के अंदर, उसके इलाज के लिए क्या खर्च किया गया, गैस सिलेंडर कितने दिए गए, आपकी सरकार के अंदर 10 रुपए का मास्क 100 रुपए का बिकने का काम हुआ, एक गैस सिलेंडर 20-20 हजार रुपए का बिकने का काम हुआ। आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया, मुफ्त दिया गया, डबल इंजन की सरकार, आपने कोई मदद नहीं करी, आपने सिर्फ अंबानी और अडानी की मदद करी। आपकी सिर्फ वही योजना जो चली, हम दो हमारे दो, अंबानी और अडानी, कोरोना काल के अंदर लेके आप जांच कर लीजिए इस बात की, आंकड़े देख लीजिए। अगर किसी की संपत्ति बढ़ी तो मोदी जी के दोस्तों की संपत्ति बढ़ी, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, और जो देश का पैसा लेके लोग भागे हैं वो सब गुजरात के लोग थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो गुजरात के लोग थे जो पैसा लेके देश का भागे। आज हमारे देश जिस प्रकार पे खड़ा है उसकी देन मोदी सरकार है। आज जो हमारी आर्थिक नीतियां फेल हुई है, आपने देश को बर्बाद करके रख दिया, आपने महंगाई इस स्तर तक बढ़ा दी है। परिंदर जी बैक टू टॉपिक आ जाइए, आप टॉपिक पे जरा बात कर लीजिए। आप ये आरोप आप 5 साल लगाते रहे, परिंदर जी जरा टॉपिक पर आ जाइए, टॉपिक पर रहकर अब जरा सवाल कर लीजिए। क्योंकि देखिए परविंदर, अगर आप टॉपिक पे नहीं रहेंगी, इधर उधर की बात करेंगी तो मैं भी फिर बात करूंगा। आप परिवारवाद की बात करती हैं तो फिर अमित शाह के लड़के की बात क्यों नहीं होगी इसमें? बिल्कुल होगी। अब जयकरण जी, मैं जयकरण जी के पास जा रही हूँ। परिंदर जी अब मैं आपको मैंने वक्त दिया और आपने जो अभी हमारी चर्चा जो मेन हमारा मोटो है उस पर आपने सवाल ही नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो तो काम उस पर हो ही रहा है ना, तो जो काम हो रहा है उसमें जो खामियां हैं उसको भी आप उजागर कीजिए ना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं जयकरण जी के पास जा रही हूँ। परविंदर जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं जयकरण जी के पास जा रही हूँ। जयकरण जी आप बहुत देर से लगातार कुछ बोलना चाह रहे थे। शिवांगी जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी शबनम जी के द्वारा कुछ और साथियों के द्वारा बार बार उत्तर प्रदेश के परिवेश को, यहाँ की जमीन को निवेशकों के लिए अच्छा बताने का काम किया जा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में इतनी नफरत की आग बो दी गई हो, जहां पर डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए हो, जहां पर बात बात पर बिना कानून जाने हुए, बिना जज के निर्णय लिए हुए बुलडोजर चला दिया गया हो, उस प्रदेश में कौन सा निवेशक निवेश करना चाहेगा? मैं इतना इनसे पूछना चाहता हूँ। पहले कितना निवेश होता था? की शिवांगी जी, अधिकारी इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का वही काम करेगा जो उनकी सरकारें चाहती हैं। सरकार जब उनकी मंशा अच्छी नहीं है तो सरकार तो मंशा दिखा रही ना जयकरण जी। आप लगता है फिर पढ़ी नहीं रहा अखबार रोज, मुझे लगता है आप मीटिंगों को गौर ही नहीं करते। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा, दिशा, दृष्टि सब क्लियर कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप उसको नकार रहे हैं क्या? खड़ा किया सीएम योगी आदित्यनाथ की सिर्फ उनके मीटिंग के अलावा है क्या? वो उनके कथनी और करनी में सच्चाई। अरे भाई मीटिंग नहीं लेंगे, अधिकारियों को निर्देश नहीं देंगे तो आगे वो काम कैसे करेंगे? वो चुप रह के मौन भाषा में तो समझा नहीं सकते किसी को जयकरण जी, तो मीटिंग तो लेनी पड़ेगी ना। 100 दिन बाद वही विधायक वही मंत्री जाएंगे जनता के बीच में, ये भी कहा गया है, तो उतना तो वक्त दीजिए ना। हाँ शिवांगी जी, मेरा इतना कहना है, अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात अधिकारी नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। हाल ही में हुआ एक्शन आपने नहीं देखे मुझे लगता है। फिर
जयकरण जी, हाल ही में हुआ एक्शन, फिर मुझे लगता है आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाइयां मुझे लगता है आपने गौर नहीं करी हैं अभी जो हुई हैं, आपको याद है कि याद दिलाया जाए? बातें गौर कर रहे हैं सारी उनके एजेंट बातें गौर आप कर सिरे रहे से हैं। नकारते हैं, आप पता है सिरे से नकार देते हैं। बंद करके बैठे हैं। मैं वीरेंद्र जी सिरे के से पास इसलिए चलती नकार हूँ। देते हैं कि जनहित में कोई कार्य उनके पास में भाषण और झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी योगी देखिए के पास है क्या? ठीक है। आज 1 ट्रिलियन की बात करते मैं हैं, वो वीरेंद्र जी 5 के पास ट्रिलियन की चलूंगी। बात करते हैं, अब रुक फिर जाइए वो इधर जयकरण की जी, बात रुक जाइए करेंगे। वीरेंद्र जी के वक्त का खरे के अलावा रुक जाइए जयकरण जी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बाकी मेहमानों के भी पास चलना होगा ना। अब एक मिनट रुक जाइए, अब शांति रखिए। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने सुना अभी भी यही लोग राग आलाप रहे हैं। कितना निवेश? परविंदर जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ मैं आपके पास, 2 मिनट दीजिए आप। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा आप ये बताइए, ये अभी जयकरण जी कह रहे हैं कि इस मीटिंग ही करने से क्या होगा, बैठ के करने से क्या होगा, अधिकारी कार्य उनकी सुनेंगे नहीं, तो मुझे लगता है हाल ही इन्होंने कार्रवाइयां देखी नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की, इनको दिशा दृष्टि उनकी समझ में नहीं आ रही है अभी भी। देखिए, विपक्ष का एक टेम्पलेट हमेशा से रहा है, चाहे बीजेपी जब विपक्ष में रही या दूसरी पार्टियां हैं, कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी वो जो है आलोचना करती हैं, तो वो अपना जो है धर्म निभा रहे हैं, मुझे उस पर वो नहीं। लेकिन ये बात सही है कि अभी बहुत अर्ली डेज है। अभी जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख को जो है वोट्स की गिनती हुई, उसके बाद 25 तारीख को इन्होंने शपथ ली, तो अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इतनी जल्दी, और अभी चुन के आई है सरकार, और जो विपक्षी दल आप देखेंगे लगातार 2014 से बीजेपी जीतती चली जा रही है, तो इनको अभी भी कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है शायद अभी भी ये जनता का मन को नहीं समझ पा रहे हैं, या उस तरीके का नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं, जनता में एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं कि जनता इनको चुने, या इनके जो नॉमिनीज होते हैं कैंडिडेट्स को चुने। बहुत जल्दी है, अभी महीना भर, कम से कम 100 दिन दिया जाता है, और जिस तरीके का दूसरे संस्करण में आके काम हो रहा है, और जो एक्शन में, जैसे आपने पहले कहा कि योगी जी एक्शन में है, स्पॉट इंस्पेक्शन हो रहे हैं, सारे मंत्री जो है औचक निरीक्षण करें, तो अच्छी दिशा में जाता हुआ मुझे लगता है। 100 दिन बाद जो है इस तरीके की बातें अगर करेंगे तो उसमें ज्यादा डेप्थ रहता है, बैंडविड्थ रहती है। अभी अगर इस तरह की बातें रहेंगी कि इसको हम और भव्यता के साथ कैसे आयोजित कर सकते हैं, इस आयोजन के साथ हमें इसके रूपरेखा को भी तैयार करनी चाहिए। आज बैसाखी का आयोजन है, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है, महावीर जयंती भी है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। अनेक दृष्टि से हमारे लिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है। मैं एक बार फिर से आप सबको बैसाखी के इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये ऐतिहासिक धरोहर है यार मंच गुरुद्वारा हमारे लिए, और इसलिए जो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि यहाँ के पुनरुद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ होना है, इसके लिए यहाँ की महापौर के साथ में, ब्रजेश पाठक जी के साथ में एक बैठ करके ठोस कार्य योजना अगर आप लोग प्रस्तुत कर देंगे तो हमें इसमें सहयोग करने में प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके जीवन में सदैव बना रहे, यही मैं इसकी हृदय। सब आ गए लेकिन स्वाद नहीं आया।